सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सैनी। दोस्तों आज मैं सीधा लाइव जो है मैं दिखा रहा हूं कुरुक्षेत्र से, और मेरे साथ जो लाइव में बैठे हैं एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और ये कुरुक्षेत्र के लोकल निवासी है। दोस्तों इससे पहले मैंने दोस्तों आपको पंजाब दिखाया, पंजाब के अलग अलग जगह में लाइव हुआ हूं और आपको अलग अलग कैंडिडेट जो है पंजाब के भी मैंने दिखाए हैं, क्योंकि वहां पर जो है एमसी की इलेक्शन थे। तो आज मैं कुरुक्षेत्र से सीधा लाइव हूं दोस्तों। मुद्दा मेरा किसानों के प्रति रहेगा, मुद्दा मेरा महंगाई के प्रति रहेगा, और मुद्दा मेरा जेपी दलाल कृषि मंत्री उनके संदर्भ में भी रहेगा। जितने मेरे मित्र मुझे देख रहे हैं लगातार पोस्ट को शेयर और लाइक करें, और दोस्तों एक बात और है, लास्ट तक जुड़े रहना, क्योंकि आज जो है मुद्दा बहुत जोरदार है। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत शर्मा जी आपका वैन न्यूज पर। बहुत बहुत मेहरबानी भाई। लक्ष्मीकांत जी एक बात बताइए, ये मुद्दा जो है किसानों से जुड़ा है, किसानों की महापंचायत से जुड़ा है, हर व्यक्ति से जुड़ा है। जेपी दलाल का बयान, यानी कि जेपी दलाल जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने बाद में एक वीडियो जारी की और उस पर अपनी सफाई भी दी उस बयान पर। और जेपी दलाल जी ने शुरू में जो कहा वो हर किसान को, हर एक आम शहरी, आम ग्रामीण को एक तीर की तरह जो है वो चीज चुभी, जब उन्होंने किसानों की मृत्यु पर जवाब उन्होंने जेपी दलाल जी ने कहा कि किसान है ये तो मरते रहते हैं, अपने घर पर होते तब भी मरते। आप क्या कहेंगे? देखिए सुभाष भाई, जहां तक जेपी दलाल साहब का मामला है जी, जहां तक हरियाणा सरकार का मामला है, मैं इस पर एक टिप्पणी सबसे पहले कर दूं। देश की जनता आपको देख रही है, आपके चैनल को देख रही है और आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रही है। ये सवाल जेपी दलाल का नहीं है, सवाल मनोहर लाल खट्टर का भी नहीं है। सवाल तो सिर्फ इनके जो सरगना हैं, जो इनके सबसे बड़े नेता हैं, जिन्होंने कहा है कि दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ी है। हालांकि वो छाप मेरे हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर नकारात्मक छवि की अब वो जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी है, जो भारतीय जनता पार्टी का चलन भी है, जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी है, वो नरेंद्र मोदी साहब से आता है जी। बड़ी सीधी सी कहावत है, गांव का आदमी हूं, गांव से आते हो, आप भी गांव के हो, मैं भी गांव से आता हूं। गांव में कहावत होती है कि जैसा परिवार का बड़ा होगा ना जी, बोला अगला कुनबा भी उसी डाल का पावेगा। तो अब देखिए साहब कि नरेंद्र मोदी साहब को 76, 77, 78 दिन के बाद पता चला किसान आंदोलन का। उन्हें 78 दिन, जिस प्रधानमंत्री को 78 दिन तक ये नहीं पता लगा कि दिल्ली के चारों तरफ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसान आंदोलन के बारे में उनको जाने, वो कहते हैं कि कौन सा आंदोलन है, कैसा आंदोलन है, किस चीज को लेकर के आंदोलन है, ये पार्लियामेंट का बयान मोदी साहब का है, उनको जानकारी नहीं है। तो जिस परिवार का मुखिया जैसा होगा भाई, उस परिवार के लोग जो सदस्य हैं वो भी वैसे ही होंगे। और एक जेपी दलाल साहब है जो कृषि मंत्री है हरियाणा के, मैं इसको इस संदर्भ में देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सर पर सत्ता का नशा, अहंकार और घमंड इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि सत्ता के नशे और घमंड में चूर होकर के भारतीय जनता पार्टी के जेपी दलाल, क्या सारी भारतीय जनता पार्टी जेपी दलाल बनी हुई है। ये लोग लगातार संवेदनाहीन हो चुके हैं, ना इनको लाज आती है, ना इनको शर्म आती है, ना इनको हया आती है। इनको ये खुद नहीं पता कि आखिर बोल क्या रहे हैं। और कई बार तो यकीन मानिए, जब जेपी दलाल साहब का बयान आया, मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कुछ मानसिक संतुलन शायद खो चुके हैं अपना। इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि किसानों पर क्या टिप्पणी करें, क्या ये बयान दें। मैं पिछले बयानों की बात नहीं करता कि पीछे क्या हो चुका है, वो सब कुछ एक वक्त गुजर चुका है उसको। अब नए नए बयान आते हैं साहब। जेपी दलाल साहब का बयान हमने देखा, और हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। हरियाणा, पंजाब, ये सब जिनको जहां किसान की धरती मानी जाती है सारी की सारी, वहां का एक व्यक्ति, और जहां तक मुझे मालूम है शायद थोड़ी बहुत ही जमीन, क्या जेपी दलाल साहब भी कहीं ना कहीं खेती से जुड़े होंगे, एक ऐसा आदमी किसानों पर बयान देता है। मैंने वो बयान देखा है। जेपी दलाल साहब ने जब आप जैसे पत्रकार साथी ने पूछा कि 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, उस पर उनका बयान, उनका विचार जानना चाहे, तो जेपी दलाल बड़ी मक्कार हंसी के साथ, मक्कारी के साथ हंस करके जवाब देते हैं कि ये घर पर होते तब भी मरते जी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जेपी दलाल साहब से भी प्रश्न है और नरेंद्र मोदी साहब से भी प्रश्न है कि यार मरता कौन नहीं है? एक शख्स ऐसा इस दुनिया में कोई है क्या जो पट्टा लिखवा के आया सारी उम्र का? भाई देखिए, जान तो मेरी भी जानी है जी,
मौत मुझे भी आनी है, मौत जेपी दलाल साहब को भी आनी है, मौत भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे नेता उनको भी आनी है। कौन ऐसा नेता है, मैं कहूंगी कोई कांग्रेस, बीजेपी, लोकदल या कोई मायने नहीं रखता। हर इंसान जो इस संसार में आया है, जो पैदा हुआ है, उसे जाना है दुनिया से, उसको मौत आनी निश्चित है, प्रभु ने निश्चित किया हुआ है। जेपी दलाल जी सदा अमर रहेंगे क्या? ये तो जेपी दलाल साहब बता सकते हैं साहब की। हो सकता है कि पट्टे के भारतीय जनता पार्टी के लोग है ना भाई, इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते अपन। इनकी भगवान से क्या साठगांठ है। अभी पश्चिम बंगाल में मामला चला हुआ साहब इनका, अब इन्होंने एक नया और शुरू कर दिया कि जो इनके ठीक बैठेगा उसकी तो आराधना करो। भगवान श्री राम सबके पूजनीय है, कोई नरेंद्र मोदी के पास ठेकेदारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ठेकेदारी नहीं है। दुर्गा पूजा सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। ममता बनर्जी अगर भारतीय जनता उसको दुर्गा माता का नाम लेती है तो इन्हें तकलीफ होती है कि दुर्गा माता को राजनीति में मत घसीटो, तो भगवान श्री राम को राजनीति में घसीटो, ये उनको छूट है। लेकिन ममता बनर्जी को जब जय श्री राम कहा जाता है तब उनको दिक्कत आती है। नहीं, ममता बनर्जी ने जय सिया राम बोला है। वो देखिए यहाँ जय श्री राम बोलो, जय सिया राम बोलो, मतलब तो राम राम बोलो। नाम तो सिर्फ भगवान का नाम लेने से है, आस्था होती है। अब मैं सुबह उठते सबको राम राम करता हूँ, लोग हेलो करते हैं, मैं राम राम बोलता हूँ। कई लोग मेरे को जय श्री राम बोलते हैं, तो अगर वो मेरे को जय श्री राम बोलते हैं तो मैं उनको राम राम बोल देता हूँ। इसमें कौन सी बात है? मतलब सिर्फ इतना कि भगवान श्री राम का नाम लेना है। ममता बनर्जी जय सिया राम बोलती है, वो जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन वो उसको नौटंकी बनाते हैं। फिर क्या, जब ममता बनर्जी ने कहा कि दुर्गा पूजा की बात करी है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के अध्यक्ष है, कोई श्रीमान घोष नाम का व्यक्ति, वो कहता है कि दुर्गा माता को राजनीति में मत घसीटो, तो भगवान श्री राम को घसीट लो। मतलब इनके तो अपने फिट बैठते हैं। मुझे नहीं पता कि जेपी दलाल है या जो मोदी साहब हैं या जो खट्टर साहब हैं, ये कोई अमरबेल हो सकता है भाई, उन्होंने कुछ ऐसा प्याला पिया हो वो भगवान के नाम का कि शायद ये अमर हो गए हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में जो आया है सबको जाना पड़ेगा। किसानों के प्रति ये बयान, और देखिए सिर्फ बयान अगर होता जी मैं मैं मान लेता, पूरी मुस्कुराहट के साथ पूरा ठहाके लगा करके जेपी दलाल वो बयान दे रहे हैं। और मैं जेपी दलाल के लिए कहना चाहूंगा कि ऐसे बेशरम लोगों को, शर्म बेगैरत लोगों को तुरंत सत्ता से हटा देना चाहिए, तुरंत मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। ये बात किसानों ने भी कही है कि वह नेता हो ही नहीं सकता जो इतना शर्मनाक बयान दे। साहब अब किसान बेचारा क्या करेगा? किसान तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। मैं आपके चैनल पे भी कई बार ये बात कह चुका हूं और साथियों को भी कह चुका हूं, किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान इस देश की आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। और ये नरेंद्र मोदी साहब ने साबित भी कर दिया। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी साहब ने खुद माना है कि आंदोलन किसानों का है। तो जब आंदोलन किसानों का, तो वो आंदोलन जो उनकी मांग है आंदोलन के लिए वो मान भी लेनी चाहिए। लेकिन मोदी साहब कहते हैं कि आंदोलन तो किसानों का है, लेकिन मैं ये तीनों बिल वापस नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये ना मोदी साहब की है ना भाजपा की है, ये सरकार है हम दो हमारे दो की। अंबानी अडानी के लिए सारे काम करते हैं, उनके एजेंट के तौर पे, उनके चौकीदार के तौर पे। एक नारा बड़ा अच्छा आया था 2019 के चुनाव में, सभी लिखते थे, भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे टाइप के लोग हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, उनकी कैटेगरी बताना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही मोदी साहब ने लिखा मैं चौकीदार, तो सबने लिखा मैं चौकीदार। हिंदुस्तान समझ ही नहीं पाया कि चौकीदारी किसकी है। अब जाकर के समझ में आया कि भैया वाकई में नरेंद्र मोदी साहब चौकीदार है, क्योंकि मालिक तो अंबानी अडानी निकले अब देश के जाकर के। जो आदमी आंदोलन को भी मान ले, जो उसको ठीक भी मान ले, कहता है कि आंदोलन पवित्र है, और कितना पवित्र है देखिए साहब, मतलब इतने इस टाइप के लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। मोदी साहब कहते हैं कि आंदोलन तो पवित्र है, उसके बावजूद भी 200 से ज्यादा किसानों की मौत पर वो जब राहुल गांधी जी ने कहा कि 2 मिनट का मौन रखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया कि मौन क्यों रखें। या तुम कोई आदमी तुम्हारी गाड़ी के अगर कुत्ता आ जाता है मोदी साहब की, तो उसके लिए तो मौन रखने को तैयार है, लेकिन 200 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है, उस पर वो मौन रखने को तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन है। और एक जेपी दलाल की बात नहीं है साहब जी, मैं बड़ा साफ कर दूं आपको यहाँ पे, रतनलाल कटारिया जिनके केंद्र के मंत्री हैं, वो तो बेचारा स्टेट का मंत्री है, जेपी दलाल तो छोटे से हरियाणा का मंत्री है। रतनलाल कटारिया केंद्र में मंत्री है जी, अंबाला से सांसद है, उसको किसानी का नहीं पता, उसको खेती का नहीं पता, उसके पास जमीन का कोई खूट नहीं था पहले। आज तो मंत्री बन गया भाई, तो सारे हिंदुस्तान के खरीद ले अब तो, लेकिन एक टाइम ऐसा था उसके पास जमीन का खूट नहीं था।
वो किसानों को कहता है, जब किसान प्रदर्शन करने जाते हैं, बोला तुम परे मरो ना, परे जाके मर जाओ, परे प्रदर्शन कर लो, दूर मरो, दूर हटो। ये इन लोगों के शब्द हैं। नंदकिशोर जो उनका भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वो 26 जनवरी की रात को टिकैत साहब के पास वहां हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो लोग गृह मंत्री को, अमित शाह को चिट्ठियां लिखते हैं कि इनको उठा दिया जाए, इनको उड़ा दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, ये किसान की है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने बुजुर्गों से सुना था कि जो जनसंघ जो चलता है, ये आम आदमी का नहीं है, किसान का नहीं है, मजदूर का नहीं है, व्यापारी का नहीं है, कर्मचारी का नहीं है, छोटे दुकानदार का नहीं है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी है। और आज नरेंद्र मोदी साहब और उसके कारिंदों ने यह साबित भी कर दिया कि हम सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए बने हैं। भाई, हमारा जो है गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, छोटे कर्मचारी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो ये लोग बहुत बेगैरत टाइप के लोग हैं। इनके बारे में मैं फिर कहना चाहूंगा कि अंत में इसी मामले को लेकर के कि जेपी दलाल साहब को तो बिल्कुल कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, और रतनलाल कटारिया साहब को भी। तो एक मुद्दा और है, गरीबी से जुड़ा है। मेरे तमाम मित्र, जितने भी मित्र मुझे देख रहे हैं लाइव या मेरे लाइव के बाद भी देखे, तो वीडियो को जरूर शेयर लगातार करें दोस्तों। गैस, पेट्रोल और डीजल, ये एक ऐसा मुद्दा है लक्ष्मीकांत जी, जिससे कि पूरी भारतवर्ष परेशान है। गरीब व्यक्ति जो है महंगाई के अंदर अपना खर्चा चलाना उसको मुश्किल हो गया है। 7-8 हजार 10 हजार तक सैलरी होती है एक प्राइवेट नौकरी वाले बंदे की। और पेट्रोल डीजल को यदि देखें तो 80 रुपए भी पार कर चुका है पेट्रोल। तो आप क्या कहेंगे, महंगाई से कैसे पार पाए जनता? साहब, जनता बेचारी क्या करेगी? जनता तो कुछ कर ही नहीं सकती है। करना तो जो करना मोदी साहब कर रहे हैं। बोला एक वो अपने वही गांव का आदमी तो कहावतें याद आती है ना, तो बोला एक बार क्या था कि कोई मेरे जैसा आदमी दूसरे से बोला भैया तू जंगल में जा रहा है चला हुआ अकेला, और बुला के शेर आ जाए तो क्या करेगा? तो ठीक था, वो कोई गरीब जनता का आदमी था, उसने कहा, बोला भाई मैं क्या करूंगा, जो करेगा शेर ही करेगा। तो आज वो शेर नरेंद्र मोदी हैं जी, और वो जो बेचारा व्यक्ति है वो हिंदुस्तान की आम जनता है। अब आम जनता कुछ नहीं कर सकती साहब, जो करेगा नरेंद्र मोदी करेगा। और नरेंद्र मोदी ने कसम खा रखी है कि मैं थोड़ा सा लिखता भी हूं भाई, तो 4 लाइनें मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी का जो असली चलन और जो चरित्र है, जो नरेंद्र मोदी साहब जो करना चाहते हैं, मैं वो आपके माध्यम से अगर कहूं तो 4 लाइनों में बताना चाहूंगा कि तबाही और बर्बादी का, ये नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं जी, ये मेरे शब्द नहीं है, मेरी तो सिर्फ जुबान है, शब्द नरेंद्र मोदी साहब के हैं कि तबाही और बर्बादी का कभी थमने दौर नहीं दूंगा जी। तबाही और बर्बादी का कभी थमने दौर नहीं दूंगा, अमन, चैन और शांति की अब होने भोर नहीं दूंगा। भारत भूखे कण कण पर, भारत भूखे कण कण पर हो कब्जा मोदी मित्रों का, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश बेचकर दम लूंगा। ये नरेंद्र मोदी साहब साबित करने पे लगे हुए हैं, वो देश बेचने पे लगे हुए हैं। और जहां तक ये महंगाई का मामला है, पेट्रोल, डीजल, गैस, देखिए साहब, कांग्रेस के शासन में 2014 तक 350 रुपए, 400 रुपए तक सिलेंडर, 350 रुपए तक सिलेंडर गैस का पहुंचा था, 73 जो है 67 साल के अंदर साहब। और अब 7 साल में, 6.5 साल के अंदर वो डबल हो चुका है, 800 रुपए आज ताजा। एक हफ्ते में 2-2 बार रेट बढ़ जाते हैं, बड़ी मुसीबत है। एक हफ्ते में 2-2 रुपए, 2-2 बार जो है वो सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। डेली गैस के जो है, पेट्रोल के, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र में 80 रुपए डीजल का रेट है, 80 रुपए, और 90 प्लस पेट्रोल का रेट है साहब। मैं स्मृति ईरानी जी को ढूंढ रहा हूं, जब वो गैस सिलेंडर लेकर के घूमती थी, एक गोज में चूड़ियों का छल्ला रखती थी, जब वो पता नहीं उसकी चूड़ियां आती कहां से थी। वैसे तो खैर मुझे नहीं लगता कि चूड़ियां चाड़ियां फेंके, उसने चूड़ियां भी चुराई हुई हैं। वो चूड़ियां जो है, स्मृति ईरानी जी कुछ चोरी की चूड़ियां पहन करके बैठी हैं, दूसरे के पति को हथिया करके बैठी हैं, अपनी सहेली के पति को। तो जिसके पास चूड़ियां भी चोरी की थी, वो अपनी गोज में उस टाइम 2014 तक चूड़ियां लेकर के घूमती थी, और जहां भी जाती थी हर मोड़ पे प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेज देती थी। आज वो स्मृति ईरानी कहां है? आज क्यों मोदी साहब को चूड़ियां नहीं भेज पा रही? मैं अनिल विज साहब को ढूंढ रहा हूं, मैं विजय अग्रवाल को ढूंढ रहा हूं, मैं इनके बहुत से नेताओं को ढूंढ रहा हूं। मेरे पास फोटो पड़े हैं कि नंगे घूमते थे, नंगे, जब भी रेट बढ़े तो नंगे घूमते थे, प्रदर्शन करते थे, कच्चे कच्चे में घूम करके, अंडरवियर में घूम करके प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे इनके सारे भांडे बर्तन बिक गए। आज वो लोग कहां हैं? राजनाथ सिंह कहां है?
चलो अरुण जेटली जी तो बेचारे भगवान को प्यारे हुए, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो नौटंकी करते थे, ड्रामा करते थे, नंगे बदन घूमते थे पेट्रोल डीजल के दाम के ऊपर, जबकि हकीकत ये है भाई कि 2014 तक 60 रुपए तक मैक्सिमम पेट्रोल डीजल पहुंचे थे, 60 रुपए तक। और वो भी उस वक्त पहुंचे थे जिस वक्त अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 150 रुपए से भी ज्यादा ऊपर प्रति बैरल गई हुई थी। आज हालात क्या है साहब, आज 40-50 रुपए कच्चे तेल की, प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। उसके हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर 30-35 रुपए के ऊपर डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है जी, जो हकीकत है, जो ग्राउंड की बात है। लेकिन इन लोगों को ना तो उस चीज से को लेना है, ना इनको किसी से मतलब है। इनको तो अपने बॉस देखने हैं, और बॉस इनके अंबानी साहब और अडानी साहब हैं। इनको सिर्फ उनके उसमें काम करना है। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बात याद दिलाना वो चाहता हूं कि कहीं आपका जमीर जिंदा हो, कहीं आप में नैतिकता बाकी हो, कहीं आप में शर्म और लाज बाकी हो, तो आपको आकर के देखना चाहिए कि डीजल और पेट्रोल का रेट क्या है, गैस का सिलेंडर आज किस रेट पहुंच चुका है। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि बेहया, बेशरम और बेगैरत लोगों को किसी चीज का कोई असर हुआ नहीं करता। यह भी दिक्कत है। लेकिन मैं जिस तरीके से ये प्रतिदिन, यार अगर आपको डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाने हैं, आप एक तय कर लेना कि महीने में एक बार बढ़ा लो, 2 बार बढ़ा लो। ये क्या मतलब है कि सुबह आप पेट्रोल डलवाओगे 88 रुपए, दोपहर बाद डलवाने गए तो 90 रुपए। 5 तारीख को सिलेंडर गैस का आता है 720 रुपए का, और 8 तारीख को सिलेंडर आएगा बोला 800 रुपए का। यार ये तो कोई तरीका नहीं है। एक सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। मोदी साहब तो कहते हैं मैंने खत्म नहीं करी भाई, पता नहीं वो, हालांकि हमारे खाते में तो आ नहीं रही। 4 रुपए 39 पैसे कुछ सब्सिडी पिछले कई महीनों से आ रही है। लेकिन मोदी साहब का क्या कहना, भी उन्होंने पार्लियामेंट में एक बयान दिया किसानों को लेकर के एमएसपी के ऊपर कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी जी। तो वो मुझे नहीं, मैंने किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोगों ने एक बात कही है कि सब्सिडी थी, सब्सिडी है, सब्सिडी रहेगी, बेशक वो 4 रुपए 39 पैसे की है जी। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने हिंदुस्तान के नाम को कहीं ना कहीं अब कलंकित करने का काम किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो छवि भारत की थी, जो मामला था, अब देखिए साहब, एक तो इनका भरोसा नहीं है, बोल देंगे क्या है यार, ये भी नहीं पता। मतलब आदमी देखता रहता है, परेशान रहता है। राहुल गांधी को ही पप्पू कहते थे जी, और पप्पू वाले काम तो खुद कर जाते हैं, ये खुद कर जाते हैं। कभी बयान दे देते हैं। 2014 में चुनाव के बाद एक बयान आया था साहेब का कि मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। अब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी होगी जब 600 करोड़ का वोटर है, तो मतलब 1000 करोड़ की पॉपुलेशन होगी हिंदुस्तान में। अभी ताजा एक साथी ने मेरे को व्हाट्सएप पर भेजा है, वो क्या मामला, वो मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट आया है कि 125 करोड़ लोगों को मकान दिया जी। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 125 करोड़ ना तो साहेब ने यह साबित किया कि व्यक्तियों को दिया है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो परिवार है, मेरे परिवार में भी 3 आदमी तो हम खुद हैं, आपके परिवार में भी 3-4 आदमी होंगे। हर परिवार में कोई अकेला आदमी नहीं होता, किसी का अकेले का राशन कार्ड नहीं है। हर परिवार में 3-4 सदस्य होते हैं, मियाँ बीबी होते हैं। चलो सब अलग अलग निकाल दिए, माँ बाप को अलग कर दीजिए, आप मियाँ बीबी है, उनके बच्चे होंगे। आजकल एक बच्चा तो एटलीस्ट कम से कम होगा, अदरवाइज तो 2 बच्चे भी होंगे। आप 3 आदमियों के परिवार की लगा लीजिए साहब, तब भी कितना बढ़ जाएगा। 125 करोड़ लोगों को आपने मकान कहां से दे दिया। और भाई अगर दे दिया तो 125 करोड़ में तो दोस्त मैं भी आता हूं, मेरी बीवी भी आती है, मेरे बच्चे भी आते हैं, हमें तो किसी को भी नहीं मिला भाई। आपको मिला तो बताओ, आपके परिवार में किसी को मिला हो तो बताओ। वो 125 करोड़ मकान मिले किसको, वो मोदी साहब को पता ही नहीं है। बोलना कुछ है, बोल कुछ जाते हैं। लेकिन इन लोगों की कैटेगरी ऐसी बन चुकी है, बोलना है, सिर्फ बोलना है। क्योंकि दिक्कत क्या रही है कि हमारे जो राजनीति है हमारे यहाँ, वो थोड़ा एक अलग टाइप की होती है मेरे हिसाब से, वो जो अगर उसको देखा जाए जी। बड़े मैं बीच में काट रहा हूँ, बड़े चैनल वाले जितने भी आज तक लगाओ, और मीडिया के तमाम चैनल, जो टीवी चैनल है, लोग सैटेलाइट चैनल बोलते हैं, सैटेलाइट चैनल ने भी अभी तक महंगाई के ऊपर कोई विशेष कोई रिपोर्ट नहीं जारी की। कभी कोई बात नहीं आई कि गैस महंगी है, सिलेंडर महंगा है। तमाम जो मीडिया चैनल है टीवी वाले, उनके ऊपर आज तक महंगाई उठी नहीं, और यही चैनल कांग्रेस के टाइम में लगातार उठा रहे थे। देखिए साहब, चैनल की आपने बात की, और आपसे मेरे ख्याल में हमारी पहले भी कई बार बात हुई, और मैं
मैं इसीलिए सोशल मीडिया को पिछले 1 साल से बधाई देता हूं। और सोशल मीडिया को ये नहीं कि आप मेरे सामने हैं, मैं पीछे भी कहता हूं, लोगों जनता से भी ये कहता हूं कि ये जो चैनल है जिनको कहते हैं, अब तो बड़ी सीधी सी बात है, हर आदमी समझ गया और इनके टीआरपी भी काफी घटी है। ये जो लोग हैं 1-2 चैनल को अगर छोड़ दें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 1-2 चैनल को अगर छोड़ दें, ये सारे जरखरीद गुलाम है नरेंद्र मोदी के। इसीलिए इसका नाम गोदी मीडिया लगा। तो सैटेलाइट चैनल कोई नहीं बोलता, अब गोदी मीडिया चैनल बोला जाता है। ये लोग बिकाऊ माल है साहब, और बिकाऊ माल जो होता है वो मालिक के प्रति वफादार होता है। ये नरेंद्र मोदी की वफादारी निभा रहे हैं। कोई सा भी चैनल हो जो गोदी मीडिया से आता है, उसे देश से कुछ मतलब नहीं है। अब देखिए साहब, अर्णब गोस्वामी का मामला देखिए, इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलता है जैसे कि सामने वाले को चाट देकर खा देगा, लेकिन निकलता क्या साहब? पुलवामा केस कहाँ है? पुलवामा के अंदर वही सारी डिटेल आ गई। जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिस व्यक्ति को जेल में जाना चाहिए, वो एक चैनल पर चीख करके बोलता है। कैसे सरकार की खुफिया रिपोर्ट एक व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, एक चैनल वाले के पास पहुंच जाती है? मामला कुछ नहीं है, ये बिकाऊ माल है, बिका हुआ है। ये वही दिखाएंगे जो मोदी साहब कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर चैनल जो ये प्राइवेट चैनल जो आए हुए हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, ये अंबानी अडानी साहब के हैं, उद्योगपतियों के चैनल है। भाई कोई गरीब आदमी तो चैनल लगा नहीं सकता। मेरी तो औकात नहीं कि मैं तो सोशल मीडिया का चैनल लगा लूं, मेरे तो बस का वो भी नहीं है। तो इन पैसे वालों के चैनल और पैसे वालों का साथ, जो राहुल जी ने बयान दिया है पार्लियामेंट में, राहुल गांधी जी ने, कि हम दो हमारे दो की सरकार है, ये वाकई में यही मामला चला हुआ है। और ये जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, इन्हें देश से कुछ मतलब नहीं है, इन्हें समाज से कुछ मतलब नहीं है। समाज के अंदर जितना नफरत का जहर मैं इस गोदी मीडिया को कहता हूं कि इस गोदी मीडिया ने घोल दिया, इतना तो आज तक पूरी दुनिया, रहती दुनिया के अंदर कोई नहीं घोल पाया। पूरे भाई को भाई से लड़वा दिया, एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से लड़वाया, धर्म को धर्म से लड़वा दिया। और लड़वाया किसने? ठीक है, देखिए बोलने वाला मान लिया मैं हूं, मैं कोई बयान दे सकता हूं, मैंने बयान दिया, वो बयान जब पब्लिक में जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, तभी उसका प्रभाव पड़ेगा ना। आप मुझे अपने चैनल पर दिखा रहे हो, जब आप दिखाओगे तभी तो लोग मुझे जानेंगे। तो ठीक वही माहौल है जो माहौल मीडिया बनाता है। मैं मोदी साहब के बारे में ये कहता हूं कि मोदी साहब कोई पब्लिक के नेता नहीं थे, वो सिर्फ मीडिया की मैनिपुलेशन है, मीडिया के बनाए नेता, मीडिया का वो प्रधानमंत्री है। इसीलिए उसे आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, उसे गरीब से कोई मतलब नहीं है, उसे छोटे दुकानदार छोटे व्यापारी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने जमीन देखी नहीं भाई जी। वो सिर्फ एक बात वो कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाई है, मुझे नहीं पता खाई कि ना खाई, लेकिन अगर मैं मोदी साहब के बयान पर विश्वास करते हुए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री तो है ना, मैं उन पर पूरा विश्वास करते हुए कहता हूं कि उन्होंने 35 साल भीख मांग करके खाई है। बहुत नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आपको गांव के बुजुर्गों की बात भी याद रखनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो आदमी जिस परिवार से आता है, जिस खानदान से आता है, बड़े मैं बुजुर्गों को जानता हूं, अक्सर कहा करते थे कि भाई जो कोई रिश्ता करने भी जाता था ना, छोरे का कोई रिश्ता करना हो, तो अगले कहते थे भैया खानदान देख लियो, परिवार देख लियो। जबकि हकीकत क्या है कि रिश्ता तो लड़के से करना है ना, या लड़की से करना है। तो खानदान और परिवार की जरूरत क्या थी, वो हमारी तब समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आता है कि जो बुजुर्ग लोग थे वो खानदान के और परिवार की बात क्यों करते थे। क्योंकि आदमी कैसा ही हो, कितना ही बुरा अच्छा कोई भी हो, परिवार के खानदान के गुण उस व्यक्ति में आते हैं। तो मोदी साहब ने जहां तक मामला जो 35 साल की भीख मांगने का था, वही चीज उनके कहीं ब्लड में शायद चल रही हो। जो मांग कर खाने वाला अन्न होता है ना, ये भी बड़ी दिक्कत होती है। जो मांग के खाने वाला है ना, वो अपना रंग दिखाता है। और शायद कहीं ना कहीं मोदी साहब ने ये सोच लिया, उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि मैंने 35 साल मांग करके खाया है, तो पूरे देश को क्यों ना ऐसा बना दो कि ये भी मांग करके खाए। और आज वाकई में हिंदुस्तान के अंदर वो हालात मोदी साहब ने पैदा कर दिए कि पूरे हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा होगा और अंबानी अडानी के हाथ में वो देने वाला मामला होगा। अब वो उसमें 10 डालेंगे, 5 डालेंगे कटोरे में, वो उनकी मर्जी है साहब। लेकिन हकीकत यही है कि मोदी साहब आज देश को बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ले आए हैं, और वो वही चाहते हैं कि देश का जो आम आदमी है वो भीख मांग करके खाए। एक बात और आई थी बीच में, अभी मीडिया के माध्यम से मेरे तमाम दोस्त, जितने मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार पोस्ट को शेयर और लाइक जरूर करें। एक बात आई थी लक्ष्मीकांत जी, किसानों के ऊपर, इनको आंदोलन जी, पहले तो बताया गया था उनको उग्रवादी तक की तुलना दे दी, उनको खालिस्तान तक बना दिया किसानों को, उसके बाद आंदोलन जीवी, परजीवी, आप क्या कहेंगे?
देखिए साहब, अब इस मामले में सुभाष भाई इतना मामला बढ़ चुका है ये, और मैं भी इतना बोल चुका हूँ, लोग भी देख चुके हैं, लेकिन भाई वही बात है, सवाल आता है तो जवाब भी देना बनता है ना। इन्होंने खालिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी बताया, लेकिन इनको धीरे धीरे समझ में आ गया, और उसके लिए मैं बार बार इनका धन्यवाद कर चुका हूँ कि देर से सही पर समझ में आया। फिर उन्होंने पंजाब का किसान चलाया, फिर इनको पता लगे यार पंजाब का मामला नहीं है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, सब आ गए। तो इनको ये भी पता लग गया, और उसी का मामला था कि मोदी साहब ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि भाई हाँ, ये किसानों का आंदोलन है, पवित्र है, दिया इन्होंने। लेकिन बेहद शर्म की बात यह रही कि प्रधानमंत्री का कद ऐसा कद है कि उन्हें इस मामले को लेकर के इतनी छोटी सोच का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पहली बात तो लोग अब हंसते हैं जी, हंसते हैं अब लोग जब प्रधानमंत्री का नाम आता है ना साहब। वो एक वजह से वो आता था सेंटा क्लॉज को, उसके 25 दिसंबर का मामला है, वो क्या था हमें पता नहीं है, लेकिन साहब ने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली, उनका व्यक्तिगत मामला है, मेरा नहीं है भाई, मैंने तो अपनी खुद कटवाई है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लोगों का ये कहना है कि दाढ़ी बढ़ा के रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री साहब मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वरना तो भाई जब नहीं रहेंगे ना, याद रखना आज का दिन, जब साहब गद्दे से चले जाएंगे 2024 में, गारंटी देता हूँ कि चले जाएंगे, तब 2024 के जाते ही जैसे ही मोदी साहब चुनाव हारेंगे, आप मेरे से टिप्पणी लेना इसके बारे में, मैं दूंगा, मेरे दिमाग में है वो, और मैं रखूंगा। लेकिन अभी वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, और मैं व्यक्तिगत किसी का सम्मान करूं ना करूं, लेकिन मैं चेयर का, पद का, संवैधानिक पीठ का सम्मान करता हूं। उस नाते में मोदी साहब के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। दाढ़ी को लेकर के वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो चाहे तो उसको घुटना तक ले आए, चाहे तो दाढ़ी को पांव तक, वो उनका अपना मामला, मैं नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति को, कोई भी राजनीति में व्यक्ति आता है, वो तो प्रधानमंत्री के पद पर है, और प्रधानमंत्री का पद तो सर्वोच्च पद है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर मैं खुद से कहता हूं, मैं कोई विधायक या मंत्री नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर राजनीतिक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो खुद के लिए नहीं होता। राजनीतिक व्यक्ति का जीवन समाज के लिए होता है, लोगों के लिए होता है, लोग उसका अनुसरण करना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, उसे अपने शौक पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाएं पूरे करने के लिए गलत उदाहरण पेश करने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल मर्यादित ढंग से रहना चाहिए। मोदी साहब से पहले प्रधानमंत्री कम रहे हैं क्या? जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, इंदिरा जी रही हैं, राजीव जी रहे हैं, नरसिम्हा राव रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन पर किसी व्यक्ति ने उंगली नहीं उठाई। देवगौड़ा साहब रहे हैं, गुजराल साहब रहे हैं, चंद्रशेखर वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं ना। लेकिन मुझे याद नहीं आता, हो सकता है वो बहुत, उनका कार्यकाल भी बहुत खराब रहा है कुछ लोगों का, लेकिन आज भी मुझे याद है हिंदुस्तान के अंदर मैंने कभी नहीं सुना कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके लोग हंसते हों। नरेंद्र मोदी साहब पहले प्रधानमंत्री देखने में आ रहे हैं कि लोग चाहे किसी बात को लेकर के, चाहे उनके जुमलों को लेकर के, चाहे 15 लाख को लेकर के, चाहे उनके दाढ़ी को लेकर के, लोग हंसते हैं। और ये बहुत बुरी आदत मैं मानता हूं किसी भी राजनेता के लिए, चाहे मैं हूं, चाहे मोदी साहब है, चाहे कोई और राजनेता है। जब किसी राजनेता को लेकर के लोग हंसने लगे, वो एक अच्छी स्थिति में देश के लिए नहीं मानता। उससे हमारी छवि देश की भी खराब होती है और राजनेता की भी छवि खराब होती है। बाकी तो उनका व्यक्तिगत मामला कि वो क्या करते हैं, लेकिन ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो आपको खुद संभालनी पड़ती हैं। आपका शौक है, आप रखिए शौक को, लेकिन वो तब रखिए जब आप पब्लिक से जुड़े ना हो। जनता में जाए तो बड़े मर्यादित ढंग से और बड़े हिसाब से जाना पड़ता है साहब। ये कहने को मंत्री पद होते हैं, कहने को प्रधानमंत्री पद होता है, कहने को विधायक का पद होता है, लेकिन असल में ये जो है ना, अपनी इच्छाओं को मारने वाला पद होता है। अगर वो सच्चा राजनीतिज्ञ है, अपनी इच्छाओं को मार करके उसे काम करना पड़ता है, मेरा ये मानना है। एक मुद्दा और है किसान महापंचायत का। किसानों ने जो है महापंचायत हर एरिया में, यूपी में देखे हम, हरियाणा में देखे, तमाम राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमाम जगह जो है किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसके अंदर तमाम तरह की बातें हुई और कुछ आरोप लगा रहे हैं किसानों पर। मीडिया के माध्यम से भी पता लग रहा है, लोग देख भी रहे हैं टीवी चैनलों के माध्यम से कि किसान जो है दिल्ली से उठ के वापस जा रहे हैं, वहां पर किसान कम हो गए हैं उस स्थान पर। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए साहब, जहां तक, पहले तो मैं आपका ये जवाब दे दूं जो आपने कहा कि किसान वहां से आ रहे हैं, वहां से कोई किसान नहीं आ रहा साहब। 70% आबादी, 70% आबादी देश में अगर आज आप लगाएं कि 138-140 करोड़ के करीब हिंदुस्तान की आबादी है, और 70 करोड़ उसमें अगर आप लगाएं, और उसमें 70% लगा के सॉरी, करीब 85 लाख 90 लाख 85-90 करोड़ के लगभग
कृषि पर निर्भर आबादी है, किसान से संबंधित आबादी है। अगर वो 90 करोड़ दिल्ली में जाके बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? दिल्ली में लोग बैठे हैं, एक परिवार से एक आदमी गया, मेरे परिवार में अगर 4 आदमी हैं तो 4 ये थोड़ी कि 4 के 4 जाके दिल्ली में बैठेंगे। अपना काम भी तो करना है भाई, खेती भी तो करनी है, बच्चे थोड़ी भूखे मारने। आप दिल्ली नरेंद्र गए? मोदी, आप दिल्ली गए? मैं 2-3 बार दिल्ली जा चुका हूं, मैं जाता रहता हूं बीच में, लेकिन मैं वहां धरने पर नहीं बैठा, क्योंकि देखिए बड़ी सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी साहब ने और इसके ये जो भाजपा के चुलबुले हैं, छोटे मोटे खरगोश टाइप के जो लोग हैं, ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है। इसलिए कांग्रेस का जो भी कद्दावर नेता या कांग्रेस का कोई बड़ा नाम है, वो आंदोलन पर नहीं बैठ सकता। उसकी वजह यही है, हमने प्रोग्राम करते हैं, हम अपने अलग से करते हैं। हमने किसान सम्मेलन किया मिर्जापुर में परसों, मैं महापंचायत थी इंद्री में, जो रविवार को 14 तारीख को, मैं उस महापंचायत में टिकैत साहब के साथ, गुरनाम सिंह चरूनी और रज्जोवाल साहब के साथ मैं वहां महापंचायत में था। लेकिन मैं आंदोलन पे, अगर हम कांग्रेस के लोग ही वहां उनके किसानों के साथ बैठेंगे तो एक आरोप पहले ही बदनाम करने पर लगे हैं, तो और बदनाम कर देंगे, कांग्रेस का हाथ है इसमें। तो इसलिए हमें राजनीतिक तौर पर हम वहां शामिल नहीं होते। राजनीतिक तौर पर हमें कोई प्रोग्राम करना होता है, हम अपना अलग करते हैं। लेकिन जहां जहां किसान का मामला होता है, लंगर लगाया हुआ है उमरी से आगे चल के, मैं वहां पे गया हूं। थाना टोल प्लाजा पे किसान आंदोलन वहां धरना चल रहा है, मैं वहां पे गया हूं। अलग अलग जहां जहां मामला आता है मैं वहां जाता हूं। और सबसे बड़ी बात, 10 सितंबर से लगातार जिस दिन की पीपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ था, आप भी देख रहे हैं, कम से कम 10-12 बार तो आप लोग मुझे कर चुके हैं इस मामले को बीच में। तो मैं लगातार इस आंदोलन के साथ हूं। और आंदोलन के साथ सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसानी से जुड़ा हूं या खेती से जुड़ा हूं, इसलिए जुड़ा हूं कि मुझे पता है और अब लोग समझ रहे हैं, लोगों को समझाया है। और मैं उसके आपके चैनल को, और जिन जिन चैनलों ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम चैनल्स को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि जिन्होंने मेरी आवाज को जनता तक पहुंचाया और जनता उस आवाज को सुनकर के प्रभावित हुई है। जनता को पता लगा कि वाकई में जो हम बात कर रहे हैं कि ये आंदोलन किसान का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है, ये आम आदमी का आंदोलन है। क्योंकि इससे अगर किसी का नुकसान होने वाला है, कोई व्यक्ति नुकसान में जाने वाला है, तो वो आम आदमी है, गरीब है, व्यापारी है, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, कर्मचारी, ये सबके खिलाफ आंदोलन जो है सरकार कर रही है। तो ये लड़ाई जो किसान लड़ रहा है, ये लड़ाई किसान की लड़ाई नहीं है, ये हर आदमी की लड़ाई है, हर गरीब की लड़ाई है, हर व्यापारी की लड़ाई है, कर्मचारी की लड़ाई है, हर हिंदुस्तान के हर नौजवान की लड़ाई है। और मैं कहता हूं बड़े सीधे शब्दों में कि मुझे वो वाक्य याद आता है कि जब 26 जनवरी को टिकैत साहब की आंख में आंसू आ गए थे, कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था। और पिछले इंटरव्यू में मेरे से एक साथी ने पूछा, मेरा पत्रकार भाई ने, कि टिकैत साहब के आंसुओं के बारे में क्या कहना। तो मैंने उस दिन ये कहा था कि टिकैत साहब के जो आंसू थे वो नौटंकी या ड्रामे के आंसू नहीं थे। आप मेरे साथ, हम 5 साथी यहां पर बैठे हैं, अगर 5 में से किसी एक के साथ दुर्घटना घट जाती है, अगर तो मैं इंसान हूं, मैं इंसान ही नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह से कुछ और उनकी आत्मा मर चुकी है, सड़ चुकी है, गल चुकी है इनकी आत्माएं। लेकिन अगर मेरा जमीर जिंदा है, मेरी आत्मा जिंदा है, मेरे किसी साथी पनाह चाहेगी तो मेरी आंखों में पानी अपने आप आएगा। वो कोई टिकैत वहां फूट फूट कर रोया नहीं था, वो दहाड़े मार के नहीं रोया था, उसकी आंखों में आंसू आए थे। वो आंसू इसी बात के लिए थे कि ये हिंदुस्तान का भविष्य जो है बर्बाद करने पर नरेंद्र मोदी लगा हुआ है। तो ये जो मामला बनाया साहब, हर आदमी इस बात को समझ चुका है कि ये आंदोलन अब किसान का नहीं है, ये आम आदमी का आंदोलन है, छोटे व्यापारी का, छोटे कर्मचारी का, छोटे दुकानदार का आंदोलन है। तो अब लेकिन इन लोगों की समझ में मुझे हैरानी पार्लियामेंट का बयान देख करके आती है मोदी साहब की कि किसान आंदोलन है, पवित्र आंदोलन है, लेकिन उसके बाद बोला बिल तो वापस नहीं लूंगा जी। अरे यार, समझ में ये नहीं आता कि जब आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपको 80 दिन के बाद समझ में आया, 78 दिन के बाद समझ में आया, लेकिन कहते ना, वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं भाई देर सवेर घर बुल्ला भटका दे ना, मतलब तो घर आने से है। और घर आने के बाद भी आप घर भी आ गए और आप पश्चाताप भी महसूस नहीं करते। अब आपने घर आ गए, आपने मान लिया कि आंदोलन किसान का है, लेकिन डिमांड नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो 2 बैठे हैं ना खागड़, अंबानी और अडानी, वो मार देंगे भाई ने। तो मामला यहां है साहब, समझ सब कुछ आ चुका है। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की स्थिति बनी हुई है। देश का अन्नदाता किसान जो भ्रम फैला रहे हैं, जैसे आपने भी प्रश्न किया था कि किसान वापस आ रहा है, किसान तो भाई लगातार वहां पे डटा हुआ है। 70-80 करोड़ वहां दिल्ली पर नहीं बैठ सकता, वहां पे 5-4 लाख लोग ही बैठ सकते हैं। अभी बता रहा था कि जब मैं रविवार को जो प्रोग्राम था, टिकैत साहब, गुरनाम सिंह चरूनी, दच्चोवाल और जो 4-5 और लोग हैं किसान मोर्चा के, वो आए हुए थे। वहां भी ये बात थी कि अब देखिए कनक भी आ गई भाई,
अब मोदी तो पैसे दे नहीं, मोदी तो दे रहा है पैसे 500 रुपए महीने के, जी यही दे रहा है ना किसान को 500 रुपए महीना। कितना ही बड़ा किसान हो, 500 रुपए महीना नरेंद्र मोदी दे रहा है। 500 रुपए में क्या किसान का काम चल जाएगा भाई? अब मेरे पास 14 एकड़ जमीन है, तो मैंने 14 एकड़ में जो फसल बीजी है, जो कणक बो रखी है, वो भी संभालनी है ना। तो अब फैसला यही हुआ है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे बिहार है, कि टर्न बाय टर्न वहां पर लोग जाएंगे। आज एक परिवार के लोग हैं, कल दूसरे परिवार के हैं। जहां परिवार में ज्यादा सदस्य हैं, एक परिवार में 4 सदस्य, तो ये फैसला भी है कि एक परिवार से एक आदमी परमानेंट वहां बैठेगा, एक वापिस आ जाएगा, दूसरा चला जाएगा। अब जो पहला आदमी गया है जी, मान लिया गांव से 50 आदमी गए हैं और दूसरे 50 जाने हैं वहां पे, तो पहले 50 तो आएंगे ना जी। अब जो वो पहले 50 आ रहे हैं, तो उसको प्रचार करता है कि किसान वापस आ गए। किसान ना वापस आया ना आएगा, किसान अपना काम करके आएगा। और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, भाई ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। ये नहीं लेंगे तो इनकी विदाई तो खैर ले लें, तब भी ये भी एक दिक्कत आ गई। बीच में मुझे बात याद आ गई कि ये शायद मोदी साहब को समझ में आ गया भी तेरी विदाई तो पक्की हो गई, तू तो गया काम से। अब इस चक्कर में शायद मोदी साहब ये बिल वापस नहीं ले रहे, भी तन्ने तो जाना ही पड़ गया, तू बिल लेगा तब भी जावेगा। अब वो कहावत है ना साहब कि मतलब गट्ठे भी खाने और जूत भी खाने, वो स्थिति पैदा होगी मोदी साहब के लिए। मुझे लगता है कि मोदी साहब उस स्थिति से बचना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं यार तो जूत ही खा ले, गट्ठे तो ना खाऊं, क्योंकि गट्ठे खावेगा तो आकर दूसरे बैठे, 2 खाकड़े बैठे ना अंबानी अडानी, बोला वो भी मारेंगे। तो स्थिति ये बन चुकी है, समझ मोदी साहब भी चुके हैं, उनकी समझ में भी आ गया कि मामला खराब है, ये मामला तेरे बस से बाहर का है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसान रोता पीटता रहे, मरता खपता रहे। जो मर्जी जो इनको बयान आते हैं कि घर में मरते हैं, बाहर मरते हैं, भैया मरना तो सबको ही है। वही बात आ जाती है कि मरना सबको है, चाहे राजा है चाहे रंक है, जान सबकी जानी है, मौत सबको आनी है, मुझे भी आनी है, आपको भी आएगी, कोई नहीं बचेगा। लेकिन जिस मक्कारी के साथ, जिस निर्लजता के साथ, जिस बेहयाई के साथ, बेशर्मी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्लियामेंट में, विधानसभा में हंसते हैं ना, ये इतना जरूर याद रख लें कि इनके जो आने वाला फ्यूचर है, शायद इनको आगे जाने के लिए जगह ना मिले। और अब तो रो भी हंस भी रहे हैं, इनको रोने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, ये मेरा अपना मानना है। तो इनको समझ आना चाहिए। बाकी तो मामला साहब इनका है। आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि वो इन तीनों बिलों के खिलाफ है। और आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल खुले तौर पर यह ऐलान किया है कि नरेंद्र मोदी अगर इन बिलों को वापस नहीं लेता, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पर तीनों बिल को सबसे पहले तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाएगा जी। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के कुरुक्षेत्र से श्री लक्ष्मीकांत जी, और उसके अलावा दोस्तों एडवोकेट भी हैं कुरुक्षेत्र में। तो लाइव बातचीत रही हमारी, बेबाक बातचीत रही, और बेबाक तरीके से लक्ष्मीकांत जी ने जो है न्यूज पर मेरी बातों को और आपके सवालों को, जो दोस्तों के मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने लक्ष्मीकांत जी से पूछे हैं, उनका बेबाक तरीके से जो है इन्होंने जवाब दिया। अगले लाइव तक दोस्तों बना रहे सुभाष सैनी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।